अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम जो सा है वो कंप्यूटर साइंस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जब भी आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं तो आप एल्गोरिदम को लाजमी स्टडी करते हैं, इसलिए इसको एक फंडामेंटल हैसियत हासिल है कंप्यूटर साइंस के अंदर। अच्छा, हम एल्गोरिदम पढ़ते क्यों हैं इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपके पास सेट ऑफ स्टेप्स हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एल्गोरिदम। ठीक है, इसको हम लिख भी लेते हैं। एक सेट होता है स्टेप्स का, जो हम स्टेप्स यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम होता है। अच्छा, एल्गोरिदम की सबसे जो अहम चीज होती है वो ये होती है कि एल्गोरिदम आपकी ना नेचुरल लैंग्वेज में यानी कि आम लैंग्वेज में लिखा जाता है, जबकि जो प्रोग्राम होता है वो कंप्यूटर के मुताबिक हम लिखते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज के मुताबिक। लेकिन जो आपके पास एल्गोरिदम होता है वो आप नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम एल्गोरिदम के एक एग्जांपल देखते हैं कि एल्गोरिदम हम किस तरह बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए कि हम एक रेगुलर एग्जांपल को लेके चलते हैं जो बुक में भी मेंशन है, तो इसी मिसाल को मैं कंटिन्यू करते हुए आपको बताता हूँ। अगर मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए कि आपने चाय बनानी है, ठीक है, टी बनानी है, तो आप उसके लिए कौन कौन से स्टेप जो से हैं वो यूज करेंगे टी बनाने के लिए। तो हम एक सादा तरीके के साथ लेके चलते हैं। तो आप सबसे पहला जो स्टेप बनाएंगे, यानी कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो ए से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए से कर देंगे, 1 2 3 से कर देते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप स्टार्ट करेंगे, यानी कि शुरू करेंगे। तो उसका मैं पहले स्टेप को लिख देता हूँ कि स्टार्ट, यानी कि अब हमने चाय बनाना शुरू किया है, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट मैंने लिख दिया है। दूसरा स्टेप हमारे पास बी है, उसके अंदर हम क्या करेंगे? हमने एक कैटल ले लेनी है, यानी कि हम क्या करेंगे? एक हमारे पास कैटल आ जाएगी। तो हम यहाँ पे जो दूसरा स्टेप होगा वो ये लिखेंगे, टेक अ कैटल। अच्छा, अब हमने कैटल ले ली। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने पानी डालना है उसके अंदर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे pour the water। फिर हमारे पास जो चौथा स्टेप होगा वो हमारे पास ये होगा। अब हमने कैटल ले ली, उसके अंदर पानी डाल लिया। अब हम क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, पानी डाल गया है, अब हम क्या करेंगे? हम उसको गर्म करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम जो कैटल होगी उसको किसके ऊपर रख देंगे? फायर के ऊपर पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो अगला स्टेप आएगा, पुट द कैटल ऑन फायर। यानी कि हमने कैटल को आग पे रख दी है। उसके बाद जो हमारे पास पांचवा स्टेप आया, ऐड शुगर एंड मिल्क। और उसके बाद हमारे पास जो सातवां स्टेप आएगा वो हमारे पास ये आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। सॉरी, छठा स्टेप हमारे पास आएगा वो ये आएगा, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। या हमारे पास जो छठा स्टेप आएगा वो हम करेंगे, हम वेट करेंगे टिल इट्स बॉयल। और हमारे पास जो सातवें नंबर पे स्टेप आएगा वो हमारे पास आएगा जी स्टेप होगा। उसके अंदर हम क्या करेंगे? हमारे पास जो चाय होगी वो बन जाएगी और हम इसको कैटल को रिमूव कर लेंगे। रिमूव कैटल फ्रॉम फायर, यानी कि हमने क्या किया? आपके पास जो कैटल थी उसको रिमूव कर लिया आग पे से। और उसके बाद हम क्या करेंगे? इस एल्गोरिदम का एंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एच स्टेप आएगा उसको हम लिख देंगे एंड। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने एक चीज देखी होगी, ये मैंने कुछ स्टेप लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने डेफिनेशन में भी यही चीज पढ़ी है, एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी कि हमने चाय बनानी है। अब चाय बनाने के लिए जो जो स्टेप हमें चाहिए थे हमने उनको लिख लिया। ठीक है, और लिखा किस तरीके से? एक नेचुरल लैंग्वेज में, एक इजी लैंग्वेज में, जो कि ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर ले। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास एल्गोरिदम कहलाती है।
और हमने एक छोटा सा एल्गोरिदम लिख लिया चाय बनाने के लिए, ठीक है। हमने डेफिनेशन जो उनसे है वो एल्गोरिदम का पहला टॉपिक था जिसको हमने क्लियर किया, यानी कि हमारा जो पहला टॉपिक है एल्गोरिदम, उसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया डेफिनेशन। अब हम इसके बाद इसका अगला जो स्टेप है उसको पढ़ते हैं कि डेफिनेशन में हमारे पास क्या आता है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है एल्गोरिदम का वो ये आता है कि रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि एल्गोरिदम जो सा है उसका रोल क्या, उसका मकसद क्या होता है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को डिटेल में पढ़ा कि प्रॉब्लम किस तरह होती है, ठीक है, प्रॉब्लम को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको डिटेल में कैसे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, और एंड पे हम उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। उसके बाद हमने फ्लो चार्ट्स को देखा, जो हमारे पास एक डायग्राम्स हमने बनाई, डायग्राम्स बना के कोई डिजाइनिंग के थ्रू हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है, यानी कि चार्ट्स बना लिए, डिजाइनिंग के थ्रू हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया और उसके बाद उसके सोल्यूशन को भी हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास जो तीसरा स्टेप है वो है एल्गोरिदम का, यानी कि एल्गोरिदम के अंदर हम क्या करते हैं, हम सारे स्टेप्स को लिख लेते हैं नेचुरल लैंग्वेज के अंदर। और एल्गोरिदम जो सा होता है वो सेकंड लास्ट स्टेप होता है आपका प्रोग्राम बनने से पहले का, यानी कि अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाना है, अब आपको इस डायग्राम से बुक के अंदर भी उन्होंने दी है और मैंने बोर्ड पे भी बना के दी है, इससे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि अगर आपने कंप्यूटर का कोई भी प्रॉब्लम जो उनसे है, कंप्यूटर की कोई भी प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है तो आप क्या करेंगे, आप इन 4 स्टेप से होके गुजरेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम को देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे, ठीक है, और उसके लिए कोई सोल्यूशन निकालने के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप उसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे और उसका सोल्यूशन निकालेंगे ग्राफिकली, यानी कि डायग्राम्स के थ्रू। तो वो किसके अंदर आएगा, आपके पास फ्लो चार्ट के अंदर। और उसके बाद उसी प्रॉब्लम को आप अगर स्टेप्स की सूरत में लिख लेते हैं तो वो आपके पास एल्गोरिदम कहलाएगा, ठीक है, और ये नेचुरल लैंग्वेजेस में लिखा होता है। फिर उसके बाद आपके पास प्रोग्राम बन जाता है। प्रोग्राम कैसे बनेगा वो अब हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी यहाँ तक है कि हमारा रोल क्या है एल्गोरिदम तक। तो आपको पता चल गया कि एल्गोरिदम जो सा है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। तो अगला आइए अब हम अपने जो अगला स्टेप है उसको स्टडी करते हैं कि वो क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो तीसरा स्टेप है वो ये है फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, यानी कि जब आप एल्गोरिदम लिख रहे होंगे तो उसके लिए आप कौन कौन से वर्ड जो से हैं वो यूज करते हैं और उनका मतलब क्या होता है। आपको पता है कि आपने जब फ्लो चार्ट्स बनाए थे तो उस वक्त तब भी मैंने आपको बताया थे कुछ शेप्स थी जिनके बारे में इस साइड पे लिखा गया था, ठीक है, और उसके बाद उनके मीनिंग्स लिखे गए थे। सेम इसी तरह जब आप एल्गोरिदम बना रहे होते हैं तो कुछ वर्ड्स हम यूज करते हैं और उनके मतलब क्या होते हैं वो अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड है वो स्टार्ट है, ठीक है। स्टार्ट का वर्ड जो सा जब हम लिखेंगे एल्गोरिदम लिखते हुए तो इसका मतलब ये होगा कि आपका एल्गोरिदम उस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यूज फॉर स्टार्टिंग पॉइंट। बुक के अंदर कुछ और नोटेशन है लेकिन मैंने इजी वर्डिंग में लिख दिया ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है, सेकंड नोटेशन हमारे पास है इनपुट। इनपुट के अंदर हम क्या करेंगे, जब हम इनपुट यूज करेंगे उस वक्त हम एल्गोरिदम लिखते वक्त जो भी यूजर से इनपुट लेंगे तो हम फिर इनपुट की नोटेशन जो सी है उसको यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेट। सेट क्या करेगा, आपने कोई काम प्रोसेस करवाना है तो वो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर आपने 2 नंबर्स है उनका सम कैलकुलेट करवाना है, आपने उसको स्टार्ट किया और 2 नंबर जो उनसे हैं 2 नंबर्स आपने अपने यूजर से ले लिए। अब जब आप उनको प्लस कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो वो जब सेव होंगे तो उसके लिए हमारे जो सेट का जो वर्ड होगा नोटेशन वाला वो यूज होगा जो आप गिविंग डाटा नेम करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। उसके बाद आपके पास इफ एल्स आ जाता है। इफ एल्स इसके नाम से ही जाहिर है ये कंडीशन के लिए यूज होते हैं। जब आपके पास इफ या एल्स की कंडीशन लगेगी, अगर ऐसा हो तो फिर ये शो करवा दो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप कोई और चीज प्रिंट करवा दें या शो करवा दें, तो उसके लिए आप इफ एल्स की कंडीशन लगाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने एग्जांपल देखी थी फ्लो चार्ट में कि ये नंबर इवन है या ओड है तो आपने इफ एल्स की कंडीशन लगाई थी, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी ये चीज होगी कि अगर नंबर ओड हो तो आपने कौन सी लाइन पहले टर्मिनेट करनी है और अगर एल्स हो तो कौन सी करेंगे। उसके बाद फिर आपके पास गो टू आ जाता है। गो टू जो सा है वो आपका यूज होगा लूप के लिए। लूप्स आगे जाके आप प्रोग्रामिंग में भी पढ़ेंगे, लूप्स होते हैं। लूप्स जो उनसे होते हैं वो भी एक कंडीशन ही होती है लेकिन उसके अंदर क्या होता है वो रिपीटेड
रिपीटेड स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उनको आप आगे जाके चेक करेंगे कि वो क्या होते हैं। तो ये लूप्स के लिए यूज होते हैं, आप अभी उसको इतना ही रखें। उसके बाद आपके पास आउटपुट आ जाता है। आपकी कंडीशन लगी, आपका कोई ना कोई डाटा प्रोसेस हो गया, तो आपने उस डाटा को आउटपुट के थ्रू शो करवाना होता है। तो उसके लिए नोटेशन आप यूज करेंगे आउटपुट की। और जैसे ही आपकी आउटपुट शो हो जाएगी, तो उसके बाद आपका जो प्रोग्राम जो सा है, एल्गोरिथम जो सा है वो एंड हो जाएगा, और वो उसका एंडिंग पॉइंट जो सा है उसकी नोटेशन आप एंड से स्टार्ट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो फोर्थ स्टेप आता है वो है एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम। जिस तरह हमने फ्लो चार्ट्स की एग्जांपल्स देखी थी, उनको हमने अपने हैंड से करके चेक किया था कि आपके फ्लो चार्ट्स कैसे बनते हैं। उससे पहले हमने सिंबल्स देखे थे और उस पर वर्किंग की थी, और उसके बाद फ्लो चार्ट बना लिया था। इसी तरह से अब हमने एल्गोरिथम के हवाले से नोटेशंस देखी और उसके मीनिंग को ज़हन में रखना है, और उसके बाद एल्गोरिथम बनाना है। एल्गोरिथम बनाने के लिए जो सबसे पहले आपकी चीज़ होगी वो ये होगी कि आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, और उसके बाद आप उसको एंड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें बुक के अंदर एक एग्जांपल दी हुई है कि आपने 5 नंबर आपको दिए गए हैं, और 5 नंबर्स जो उनसे हैं उनका सम भी निकालना है, उनकी प्रोडक्ट यानी कि उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो उसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो भी निकालना है, उन नंबर की एवरेज भी निकालनी है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इनका एल्गोरिथम कैसे बनेगा। ये बहुत आसान और इजी एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आगे मजीद एल्गोरिथम्स को भी देखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे स्टेप 1, ठीक है। अब स्टेप 1 के अंदर क्या होगा हमारे पास? स्टेप 1 के अंदर ये होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एल्गोरिथम लिखेंगे तो उसके लिए जो सबसे पहला काम होगा वो उसकी स्टार्टिंग होगी, यानी कि एल्गोरिथम जहां से स्टार्ट होगा, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे? स्टार्ट लिखेंगे। तो हम इसी तरह करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट, ठीक है। यानी कि स्टेप 1 के अंदर आप लिखते हैं यहाँ पे स्टार्ट, यानी कि आपका एल्गोरिथम इधर से स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर आप क्या करेंगे? आप देखेंगे उसने एल्गोरिथम में आपके अंदर क्या पहले रिक्वायर किया हुआ है आपसे, वो सम उन्होंने रिक्वायर किया हुआ है। सम रिक्वायर किया है, तो आपके पास आप क्या करेंगे, उन 5 नंबर्स जो उनसे हैं वो पहले यूजर से लेंगे, वो नंबर कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपने यूजर से क्या करेंगे? इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इनपुट नंबर्स, यानी कि इनपुट का वर्ड यूज कर रहे हैं, जैसा कि हमने नोटेशंस के अंदर भी पढ़ा है। इनपुट हमारे पास कोई भी नंबर है, n0 है, n1 है, हम उसको n2 भी कह सकते हैं, n3 भी कह सकते हैं, कोई भी नंबर है, ठीक है। यानी कि हमने 5 नंबर लेते हैं, आप इनसे कोई भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे n लिखा है, मैं x1 x2 x3 x4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 और हमारे पास 5 आ जाएगा n4, यानी कि हमने नंबर ले लिए 1 से लेके 4 तक, ठीक है। कुछ भी हो सकते हैं ये नंबर, यानी कि हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं, यानी कि n0 आपके पास 1 भी हो सकता है, n0 आपके पास 3 भी हो सकता है, कोई भी नंबर होंगे, इस तरह करके आप उनको लिख सकते हैं। मैंने उनको जाहिर कर दिया। सो यहाँ पे n1 आना था, यहाँ पे मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके पास 10 लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं आपके पास लिख देता हूँ n4 को मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। आपके पास कोई भी नंबर हो सकते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद हमने नंबर ले लिए, अब हमने क्या करना है? हमने सम निकालना है। तो सम निकालना है, तो हमारे पास स्टेप 3 के अंदर क्या होगा? आपने जो ये प्रोसेसिंग है वो करवानी है मेमोरी के अंदर। तो आपने एक नोटेशन पढ़ी थी सेट के नाम की, तो अब हम स्टेप 3 के अंदर सेट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेप 3, और स्टेप 3 के अंदर आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे सेट, पहले यहाँ पे आप सेट का वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे सम 2, यानी कि आपने यहाँ पे क्या करना है? सम करना है। किसका करना है? इन नंबर्स का करना है। इनका सम कैसे होगा? आप प्लस का साइन डालेंगे, उसके बाद यानी कि आपने अपनी आम लैंग्वेज के अंदर, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज जो आपकी ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर ले, उसके अंदर आपने इसको लिख लेना है एल्गोरिथम को। यही हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये जो होगी आपके पास लैंग्वेज वो इजी होगी जिसको ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा। एल्गोरिथम बहुत आसान लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। उसके बाद आपके पास स्टेप 4 आएगा। स्टेप 4 के अंदर अब आपके पास ये नंबर आ गया, आपने सम निकाल लिया। उसके बाद प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किसे कहते हैं? मल्टीप्लिकेशंस को कहते हैं। तो आपने इन सब नंबर्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्टेप 4 के अंदर आप लिखेंगे यहाँ पे सेट प्रोडक्ट टू, यहाँ पे आप लिखेंगे n0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे n1 मल्टीप्लाई बाय n2 मल्टीप्लाई बाय n3 मल्टीप्लाई बाय n4, यानी कि आपके पास 1 2 3 4 और ये 5 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास नंबर मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद अब आपने क्या करना है? आपकी प्रोडक्ट भी निकल गई, और अब आपने
एवरेज निकालनी है। एवरेज का फार्मूला आपके पास क्या होता है, आपके पास जो टोटल नंबर होते हैं, ठीक है, आपके पास जो भी टोटल नंबर्स होते हैं उनको आप कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल 5 है तो आपके पास 5 आ जाएंगे नंबर, ठीक है, उनको आप उन सब नंबर को प्लस करते हैं और जितने टोटल नंबर होते हैं उनको उसमें प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा एवरेज का। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल चीजें भी आपने साथ साथ जेन में रखनी है कि फार्मूले आपको जेन में होने चाहिए। तो आपके पास एवरेज इस तरह निकलती है नंबर की, ठीक है। तो आप इजीली इसके अंदर क्या करेंगे, स्टेप 5 के अंदर आप क्या करेंगे, सेट, इसके अंदर भी आप कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उसको मेमोरी में स्टोर करवा रहे हैं, तो यहाँ पे एवरेज लिखेंगे। एवरेज आपने लिख के उसके बाद जो आपके पास नंबर आएंगे n1 प्लस n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, ठीक है। और इन सबको आप क्या करेंगे, टोटल आपके पास नंबर 1 2 3 4 5 है, उस पर डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका जो एल्गोरिदम होगा उसका 5th स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब ये आपके जो नंबर हैं ये सारे मेमोरी में स्टोर हो गए हैं। अब आपने इनकी आउटपुट भी शो करवानी है। तो अभी आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप 6 के अंदर यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 6 और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे आउटपुट। आउटपुट का वर्ड किस चीज के लिए यूज होगा, जब आपने आउटपुट शो करवानी है। तो आपने आउटपुट किस किस की शो करवा रहे हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किसकी आउटपुट शो करवानी है, सम की, क्योंकि यहाँ पे उसने सम की पूछी हुई है पहले। उसके बाद आपने प्रोडक्ट की करवानी है, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट लिख दें और सबसे लास्ट में एवरेज है तो यहाँ पे आप एवरेज लिख दें, ठीक है। यहाँ पे आप एवरेज लिख देंगे, यानी कि आपने ये तीनों काम कर दिए हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था जब भी आपका एल्गोरिदम खत्म होगा, हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जब आपका एल्गोरिदम खत्म होगा तो आपने उसको एंड भी करना है, जहाँ जैसे स्टार्ट किया वैसे एंड भी करना है। तो स्टेप 7 के अंदर आप इसको एंड कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिखा स्टेप 7 और यहाँ पे लिख दिया मैंने एंड। अब हम एक एग्जांपल और देखेंगे, बाकी जो एग्जांपल्स होंगी वो आपने खुद देखनी है कि किस तरह आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक सिंपल एल्गोरिदम लिखना सिखाया है। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो 4th स्टेप है उसकी हम सेकंड एग्जांपल को देखेंगे। हमने क्या करना है, इसके अंदर टेम्परेचर आपको गिवन होगा सेल्सियस या फॉरेनहाइट में और आपने उसको कन्वर्ट करना है अपने फॉरेनहाइट में या फिर सेल्सियस में, ठीक है। तो हमने एल्गोरिदम स्टार्ट करना है और जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में भी देखा था कि जब आप एल्गोरिदम लिखेंगे तो स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। नोटेशन स्टार्ट की लिखता हूं मैं, यहाँ पे स्टार्ट लिख दिया, यानी कि यहाँ से हमारा एल्गोरिदम स्टार्ट हो जाएगा। एल्गोरिदम स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एल्गोरिदम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। उसको देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सेल्सियस को लेंगे और उसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद उसकी आउटपुट शो करवा देंगे। जबकि दूसरे हिस्से में हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, आप फॉरेनहाइट में टेम्परेचर लेंगे यूजर से और उसको फिर सेल्सियस में प्रिंट करवा देंगे और उसके बाद आपका एल्गोरिदम खत्म हो जाएगा। तो पहला स्टेप आपका क्या है, स्टार्ट, और अब आपने टेम्परेचर क्या किसमें लेना है, इनपुट की सूरत में लेना है और उसकी फॉर्म क्या होगी, वो होगी सेल्सियस, ठीक है। आपने सेल्सियस में टेम्परेचर ले लिया है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपने इसके ऊपर फार्मूला लगाना है। फार्मूला कौन सा लगेगा, फॉरेनहाइट का, और वो उसको मैं लिख देता हूँ पहले नोटेशन को सेट और उसके बाद मैं लिख देता हूं यहाँ पे फॉरेनहाइट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है जी सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 और उसको हम डिवाइड किसके साथ कर देंगे, 5 के साथ, और प्लस किसमें कर देंगे, 32 के साथ कर देंगे। तो आपके पास 3rd स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यानी कि आपने मेमोरी के अंदर ये फार्मूला लगा के डाटा को स्टोर करवा दिया। उसके बाद क्या होगा, आपके पास स्टेप 4 आएगा। स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे, हमने इसकी आउटपुट शो करवा देनी है यूजर को। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट और उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉरेनहाइट, ठीक है। यानी कि आपके पास जो आउटपुट है वो इस टेम्परेचर के इस यूनिट के मुताबिक स्टोर हो गई है, ठीक है। आपने आउटपुट को शो करवा दिया, इसके थ्रू शो हो गया है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपके पास स्टेप 5 आएगा। अब मैंने आपको बताया था ये एल्गोरिथम 2 हिस्सों में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो पहला हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम स्टेप 5 को लेके चलेंगे, जिसके अंदर अब आपको यूजर इनपुट देगा फॉरेनहाइट की सूरत में और आपने उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे,
हमारे पास 1 2 3 4 स्टेप हो गए। 5th स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, दोबारा इनपुट की नोटेशन लिखेंगे और उसके अंदर आप क्या करेंगे, अब आप किसके अंदर ले रहे हैं इनपुट, आप ले रहे हैं फॉरेन हाइट में, ठीक है। तो आप यहाँ पे फॉरेन हाइट लिखेंगे और उसके बाद आप अपने स्टेप 6 की तरफ मूव कर देंगे। स्टेप 6 के अंदर क्या होगा, आपके पास जो सेल्सियस होगा उसके अंदर आपने इसको कन्वर्ट करना होगा और उस डाटा को मेमोरी के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेट, ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, सेल्सियस को कर रहे हैं, तो आप इधर लिखेंगे सेल्सियस और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये फार्मूले को लिख देंगे। यानी कि अगर आपने सेल्सियस में लेके आना है फॉरेन हाइट को, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जिसके मुताबिक ये है कि आपके पास फॉरेन हाइट जो सा है वो 32 में से माइनस होता है और मल्टीप्लाई बाय हो जाता है 5/9 के। तो आपके पास ये फार्मूला जो सा है वो स्टोर हो जाएगा कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो आपने इस तरह मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगा ये वाला फार्मूला। और स्टेप 7 के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी नोटेशन आउटपुट यूज करेंगे। और पहले हमने फॉरेन हाइट को आउटपुट के थ्रू शो करवाया था, अब हम अपना जो सेल्सियस है उसको शो करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आउटपुट, यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल्सियस, ठीक है। अब मैंने इसको सेल्सियस में शो करवा दिया, यानी कि हमने सेल्सियस वाला भी काम कर लिया और फॉरेन हाइट वाला भी कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर को। और उसके बाद जाहिर सी बात है, तो हमने दोनों काम कर दिए तो हमारा एल्गोरिथम यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एंड वाली नोटेशन यूज करके अपने एल्गोरिथम को खत्म कर दूंगा, ठीक है। और अब हम जो सा होगा इसका लास्ट वाला जो स्टेप है उसको स्टडी करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास लास्ट स्टेप है एल्गोरिथम का वो है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम क्या होती है, आपने जब एल्गोरिथम बनाया था तो उसके अंदर आपने कुछ स्टेप जो उनसे थे वो लिखे थे और उसके बाद आपने कुछ स्टेप्स के अंदर जो कुछ मेमोरी जो उनसे थी वो एलोकेट की थी, ठीक है। तो आपने इसी चीज़ को देख के चलना है कि आपके पास जो एल्गोरिथम की एफिशिएंसी होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ स्टेप्स और स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। यानी कि आप जाहिर सी बात है जितने स्टेप यूज़ करेंगे, स्टेप्स आपके पास कुछ भी हो सकते हैं 1 से लेके अप टू 100, जितने मर्जी आप, यहाँ पे मैं n लिख देता हूँ, ठीक है। जितने ज़्यादा आपके स्टेप यूज़ होंगे और दूसरे नंबर पे आपकी स्पेस जो यूज़ होगी कंप्यूटर मेमोरी में वो भी देखी जाती है। यानी कि जितना आपके स्टेप कम होंगे और जितनी आपकी कंप्यूटर की मेमोरी कम होगी उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी आपके एल्गोरिथम की बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर बिलफर्ज आपके स्टेप, आपकी मेमोरी बढ़ जाती है तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एफिशिएंसी कहते किसे हैं, यानी कि आपकी जो कैपेबिलिटी होती है वो आपकी तब अच्छी होती है जब आपके नंबर ऑफ स्टेप्स जो उनसे वो भी कम हो और आपकी मेमोरी भी कम यूज़ हो। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक नंबर को, ठीक है, एक नंबर आपने लिया है 2 को आप प्लस करिए, यानी कि 2 का टेबल है, 2 के अंदर आपने 2 को 8 टाइम कैलकुलेट करना है, 1 2 3 4 5 6 लिखा है, ठीक है। तो आपने नंबर ऑफ स्टेप इसके अंदर ज़्यादा बढ़ा दी है, ठीक है। अगर इसकी बजाय आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ, 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास तब भी रिजल्ट 12 भी आएगा और अगर आप इसको प्लस करेंगे तो तब भी आपके पास रिजल्ट 12 भी आएगा। लेकिन आपका एफिशिएंट एल्गोरिथम वो होगा जिसके अंदर आपके पास इस किस्म की एफिशिएंसी या इस किस्म का आप अपना एल्गोरिथम को यूज करेंगे, ठीक है। आप इस किस्म के एल्गोरिथम को यूज करेंगे। इसी तरह अब आपको बुक के अंदर एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है, उसके अंदर उन्होंने आपको बताया आपके पास नंबर हैं कुछ 1 से लेके 1 + 2 + 3, उसके बाद 4 लिख दिया, प्लस करके आगे अप टू 100 और 99 तक लेके गए हैं उस नंबर को, ठीक है। और उसके बाद आपको वो कह रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, मैं ऊपर एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल के अंदर उन्होंने आपको बताया कि 1 से लेके 99 तक नंबर हैं, इनको हर नंबर को आपने प्लस करते जाना है और 99 तक प्लस करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के क्या कितने तरीके हो सकते हैं, किस तरह हम एल्गोरिथम को बेहतर बना सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी कैसे अच्छी बन सकती है। जो सबसे पहला आपके पास एल्गोरिथम बनेगा उसके अंदर तो आप ये करेंगे कि पहले 1 को आप 2 में प्लस करेंगे, जो आता है फॉर एग्जांपल आपके पास 3 आ जाता है, उसको आप फिर 3 में प्लस कर देंगे, आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यानी कि जो रिजल्ट आता जाएगा उसको आप +4 में फिर कर लेंगे, यानी कि 6 को आप फिर
इस 4 में ऐड कर लेंगे, 6 + 4 हो जाएगा, वो 10 के बराबर आएगा। और उसके बाद अप टू सो ऑन ऐसा स्टेप चलता जाएगा और एंड में 99 आ जाएगा। और आप इसी तरह नंबर्स को प्लस करते 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 एंड पे 99 तक जाएंगे, ठीक है। और आपके स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज़्यादा बड़े बन जाएंगे। इसका मतलब ये आपका जो एल्गोरिदम होगा वो एफिशिएंट नहीं होगा। ये आपका एक फॉर्मल तरीका है, यानी कि आप रवायती तरीके को इस्तेमाल करके एल्गोरिदम को हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर स्टेप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी और स्टेप्स जितने कम होंगे उतनी ही आपकी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी अच्छी बनेगी, ताकि जो कोडर होगा, जो प्रोग्रामर होगा, जब वो कोड लिखेगा तो अगर वो इस तरह के काम करेगा तो उसको बहुत लंबा लिखना पड़ेगा, उसको अपना दिमाग इस्तेमाल अलहदा करना पड़ेगा और मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ स्टेप भी कम होंगे और उसके अंदर मेमोरी भी कम यूज़ होगी तो आपके जो कोडर होंगे, उनके जो प्रोग्रामर होंगे, उनके लिए बड़ा इजी रहेगा प्रोग्राम को लिखना, ठीक है। अब बाज़ ऐसा होता है कि आपके स्टेप्स इंक्रीज हो जाते हैं, बाज़ ऐसा होता है कि आपकी मेमोरी इंक्रीज हो जाती है। अगर आपकी मेमोरी जो सी है वो इंक्रीज होगी तब भी मसला है, अगर स्टेप्स इंक्रीज होंगे तब भी मसला हो सकता है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने दोनों को ध्यान में रखते हुए सिचुएशन के मुताबिक एल्गोरिदम को बनाना है, ताकि जो आपका प्रोग्रामर हो वो भी इस काम को कर सके। अच्छा, इसको करने का पहला स्टेप तो मैंने आपको बता दिया। सेकंड स्टेप ये है, अगर आप एक और तरीका यूज करें, अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करें, आपके पास एक नंबर 1 है और एक 99 है। अगर आप इसका एक पेयर बना दें, यानी कि 1 + 99 लिख दें, ठीक है, और उसके बाद आप देखें 99 से पिछला नंबर कौन सा आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है 2 + 98। आप देखें आपके पास 100 बन रहा है, ये भी 100 बन रहा है। अगर हम इससे पीछे की तरफ आए तो आपके पास 3 + 97, ये भी 100 आ रहा है। अगर आप इन सब की पेयरिंग कर दें, ठीक है, अगर आप इन सब की पेयरिंग करें और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद इन सब की पेयरिंग कर दें, यानी कि इनके कितने पेयर बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पेयर निकाल लें, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है। और उसके बाद आप इन पेयर्स के साथ क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ और प्लस उसके अंदर 50 को ऐड कर दें, तो आपके पास ऑटोमेटिकली इसका सम निकल आएगा। ये आपके पास सेकंड मेथड है इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, एल्गोरिदम को लिखने का या उसकी एफिशिएंसी मालूम करने का, यानी कि तरीके हैं एल्गोरिदम को लिखने के। और उसके बाद आपके पास जो थर्ड स्टेप है, अगर आप एक फार्मूला यूज करें, वो आपके पास है, अगर आपके पास n जो सा है वो लास्ट नंबर हो, यानी कि जो सबसे ग्रेटर नंबर है वो ये हो, ठीक है, तो आप उसको प्लस कर दें 1 के साथ और उसके बाद आप उसको डिवाइड कर दें 2 के साथ। आपके पास ये एल्गोरिदम लिखने का एक और एफिशिएंट वे आ जाएगा, क्योंकि आप देखें इसके अंदर भी आपको पहले टोटल पेयर ढूंढने पड़ रहे हैं, उसके बाद आप उसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, मेमोरी भी एलोकेट कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी स्टेप ज़्यादा यूज हो रहे हैं। और जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर तो स्टेप हो ही बेतहाशा यूज रहे हैं। और जो सबसे लास्ट वाला है उसके अंदर देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके पास लास्ट वाला है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये इसके लिए यूज हुआ है। अच्छा, हमारे पास जो लास्ट वाला हम फार्मूला यूज कर रहे हैं इन सबको सम अप करने का, वो ये है कि n हमारे पास सबसे लार्जेस्ट नंबर है, उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करें तो तब भी हमारे पास टोटल यानी कि जो हमारे पास सम है वो ये निकल आएगा, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो सा है, जब आपके पास ये सम अप निकल आता है तो आपके पास एल्गोरिथम जो सा है वो एफिशिएंट वे में सॉल्व हो रहा है, क्योंकि इसका नंबर ऑफ स्टेप ही एक यूज हो रहा है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट यूज किया और इसके जरिए इसको राइट कर लिया है। तो इस तरह एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेप को कम करके और आपकी कंप्यूटर की मेमोरी को कम करके। आज का जो हमारा टॉपिक था, हमने बड़ी डिटेल के अंदर एल्गोरिथम को देखा, उसको हम कैसे राइट करते हैं। पहले हमने इजी एग्जांपल के थ्रू देखा, उसके बाद हमने देखा कि उसके लिए कौन कौन सी नोटेशंस यूज होती हैं, फिर हमने कुछ एल्गोरिथम की एग्जांपल्स भी देखी और उसके बाद सबसे एंड पे जो हमारे पास फिफ्थ था वो था कि हमने एफिशिएंसी भी देखी। तो आपको पता चल गया होगा कि एल्गोरिथम जो सा है वो हम क्यों बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने से पहले एल्गोरिथम बनाना क्यों ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का मसला हो, जो एग्जांपल्स दी हुई हैं आपकी बुक के अंदर, उसके हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारा जो हमारे पास 6 जो स्टेप आ रहा है एल्गोरिदम का, वो है डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड अ फ्लो चार्ट। इसके अंदर अब हम देखेंगे एल्गोरिदम भी हमने स्टडी किया और फ्लो चार्ट को भी स्टडी किया, इन दोनों के अंदर हमारे पास क्या फ़र्क आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं कि एल्गोरिदम हमारे पास क्या है और फ्लो चार्ट क्या है। हमें सबसे पहले इनकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने
एंड डिसएडवांटेजेस लिखे हैं किसके, फ्लो चार्ट के। फ्लो चार्ट के मैंने यहाँ पे आपके पास एडवांटेजेस भी लिखे हैं और डिसएडवांटेजेस भी लिखे हैं। तो उसके हमने देख लेने हैं कि डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले इनको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। इन दोनों में फर्क ये है, जैसे कि अगर आपको पता हो इस चीज का, जब मूवी बनती है तो मूवी एक अलग चीज होती है, लेकिन मूवी बनने से पहले एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है, एक स्टोरी लिखी जाती है। तो वही ताल्लुक फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम का आपस में है। यानी कि जो आपकी स्टोरी है, जो आपके पास हैंड रिटन आपके पास स्टोरी होती है किसी भी मूवी की, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास एल्गोरिदम है। और जो मूवी होती है, जो आप मूवीज बनाते हैं, वो आपके पास एक फ्लो चार्ट है। जिस तरह मूवी का एक आपकी जो स्टोरी है उसके साथ ताल्लुक है, इसी तरह फ्लो चार्ट के एल्गोरिदम के साथ ये ताल्लुक है, और फर्क भी इन दोनों में यही चीजों का है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले फ्लो चार्ट जो सा है उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं और उसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि इजी टू ड्रॉ, आप आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो एडवांटेज है वो ये है इजी टू अंडरस्टैंड। आप प्रॉब्लम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड इस तरह कर सकते हैं, आपको पता है कि आपके पास इवन या ऑड नंबर है। अगर इवन है तो मैंने कौन से स्टेप पे जाना है, ठीक है, और अगर ऑड है तो मैंने कौन से स्टेप पे जाना है। यानी कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप इस तरह करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रिंट जो भी आपने करवाना होगा, अभी मैं आपको फ्लो चार्ट डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, वो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई एरर आता है तो आप उसको एक दूसरी स्टेज पे भेज देते हैं। अगर बिल्कुल कोई एरर है तो आप दोबारा उसको वापस भेज देते हैं। अगर यहाँ पे कोई एरर होता है तो आप उसको एक तीसरी अलग किसी स्टेज में भेज देते हैं और आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे मसला आ रहा है मुझे। उसके बाद है इजी टू अंडरस्टैंड फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अदर। वो कह रहा है कि आप जो भी स्टेप कर रहे होते हैं फ्लो चार्ट के अंदर, वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं और आपका जो स्टेप होता है वो फ्लो में होता है। एक एक करके आपको हर चीज आइडेंटिफाई हो रही होती है। मिसाल के तौर पे फ्लो चार्ट बना हुआ है इस तरह करके कुछ, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग हुई, उसके बाद वो नीचे की तरफ आया, ठीक है, उसके बाद वो फिर नीचे की तरफ आई। यानी कि स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है। आपको पता चल रहा है कि इसने यहाँ पे जाना है, अगर यहाँ से कहीं और जाना है तो वो इस तरफ चला जाएगा, अगर यहाँ से कहीं जाना है तो किसी और तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप हर एक स्टेप को फ्लो में देख रहे होते हैं एक एक करके। अच्छा, के अंदर इस डिसएडवांटेजेस के अंदर इसके अंदर हमारे पास आएगा मोर टाइम रिक्वायर। यानी कि इसके अंदर टाइम रिक्वायर होता है। जाहिर सी बात है कि आप पिक्चर डिजाइन करें तो पिक्चर डिजाइन करने में तो टाइम लगेगा आपका टाइम, और उसके अलावा आपके पास पेपर वर्क भी ज्यादा होना चाहिए, आपके पास बड़े बड़े चार्ट्स होने चाहिए बनाने के लिए। अगर आपके पास प्रॉब्लम छोटी है तो वो छोटी शीट पे भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपकी शीट्स भी ज्यादा लगेगी। उसके बाद कह रहे हैं मॉडिफाइंग फ्लो चार्ट इज नॉट इजी एवरी टाइम। यानी कि जब भी आप अपने फ्लो चार्ट को बनाएंगे तो हर दफा वो आसान नहीं रहता। कैसे नहीं रहता, मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गई है तो फ्लो चार्ट बनाते हुए आपको काफी टाइम भी लगेगा, थोड़ा खपना भी पड़ेगा, और उसके बाद जाके कहीं पे आपको इस चीज के हवाले से पता चलेगा कि आपने फ्लो चार्ट को बनाना है, मगर इसमें टाइम बहुत रिक्वायर है, मेहनत बहुत रिक्वायर है, क्योंकि इसी को देख के आगे प्रोग्रामर ने आगे काम करना है। उसके बाद कह रहे हैं नॉट सूटेबल फॉर एवरी टाइम। यानी कि हर दफा फ्लो चार्ट सूटेबल नहीं रहता। क्या वजह है उसकी, कि अगर आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई फिर आप क्या करेंगे, फिर आप फ्लो चार्ट को नहीं लेके चल सकते, उसकी आपकी डिजाइनिंग के अंदर बहुत टाइम लग जाएगा। और मैंने आपको बताया है, हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर देखा था कि हमने काम वो करना है, आपके पास मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस आएंगी, सिचुएशंस के मुताबिक आपने हैंडल करना है चीज़ों को। और सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम आपका, यानी कि आपका वक्त है। तो अगर आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो आप फ्लो चार्ट्स की तरफ नहीं जाते। ठीक है, प्रॉब्लम इस किस्म की हो जिसमें आप उसको सोल्यूशन इजीली कर सकें। ठीक है, प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो, बहुत बड़ी हो, तो फिर आप फ्लो चार्ट की तरफ नहीं आएंगे। इसलिए लिखा हुआ है कि हर दफा ये सूटेबल नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल प्रॉब्लम के लिए ठीक है, मीडियम प्रॉब्लम के लिए भी ठीक है, लेकिन अगर आपको वेरी ह्यूज प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आप फ्लो चार्ट की तरफ नहीं जाते। अब हम देखेंगे, हमने फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को तो पढ़ लिया। अब हम देखेंगे एल्गोरिथम के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब हम उसकी तरफ आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास लास्ट चीज आएगी डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट में, अब हम देखेंगे कि एल्गोरिथम जो है उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम एल्गोरिथम के डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे और उसके बाद उसके
एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस भी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सबसे पहले एडवांटेजेस आते हैं वो आ रहा है इजी टू राइट, यानी कि आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ये एल्गोरिदम आपने इसके हवाले से पढ़ा था इसकी डेफिनेशन में कि एल्गोरिदम जो होता है वो नेचुरल लैंग्वेज में होता है, आसानी से कोई भी ह्यूमन जो है वो स्टडी कर सकता है, यानी कि वो ह्यूमन से बड़ा क्लोज होता है। उसके लिए कोई आपको स्पेशल डिजाइनिंग को समझने की, स्पेशल किस्म के जो आपके पास सिंबल्स होते हैं उनको समझने की जरूरत नहीं पेश आती, ठीक है। आप सिर्फ स्टेप्स लिखते हैं, इसलिए ये इजी टू राइट, आसानी से लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे वो कह रहे हैं टेक्निक टू राइट एन एल्गोरिदम आर इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो उसकी टेक्निक होती है वो भी बहुत आसान होती है कि आपको पता है कि अगर आपने कंडीशन लगानी है तो आप इफ एल्स का यूज करेंगे, स्टार्ट करना है तो आप स्टार्टिंग का मैसेज देंगे, इनपुट लेनी है तो आप इनपुट का वर्ड यूज करेंगे, यानी कि इसकी टेक्निक्स ऐसी हैं, इसके स्टेप्स लिखने के लिए जो जो हम चीजें यूज करते हैं वो बहुत इजी हैं और आसानी से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं क्योंकि वो ह्यूमन लैंग्वेज से बहुत ज्यादा करीब है। उसके बाद वो आपको कह रहा है सॉल्विंग अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिदम्स आर वेरी हेल्पफुल, यानी कि अगर आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, आप एल्गोरिदम लिख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा मदद करते हैं। जबकि फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया कि बहुत ह्यूज प्रॉब्लम हो तो आप फ्लो चार्ट बनाते बनाते आपको बहुत टाइम लगेगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी मनी बहुत ज्यादा वेस्ट होगी, आपका पेपर बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो वो मनी के अंदर ही ये चीजें आ जाएंगी। जबकि एल्गोरिथम अगर आप लिखेंगे तो अगर आप एक लाइंस वाइज भी लिखेंगे, क्योंकि हमने स्टेप लिखने हैं, तो आप 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन आगे अप टू 100 लिखते नहीं। अगर बिल्कुल 100 लाइनें भी आप लिखते हैं तो आपके मैक्सिमम कितने पेज यूज होंगे। लेकिन फ्लो चार्ट के लिए आपको अपने पेज को एक्सपेंड पे एक्सपेंड करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो ये चीजें कौन सी होगी वो फ्लो चार्ट के अंदर आती हैं, इस वजह से फ्लो चार्ट को डिसएडवांटेज है इस एडवांटेज के ऊपर, ठीक है। जो कि हमारे पास एल्गोरिथम का एडवांटेज है वो फ्लो चार्ट का डिसएडवांटेज है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास डिसएडवांटेज एल्गोरिथम के। सबसे पहले जो चीज ये है वो मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम इज नॉट इजी एवरी टाइम, यानी कि अगर आपके पास एल्गोरिथम बना हुआ है, आप उसी एल्गोरिथम के अंदर कोई चेंजिंग कर रहे हैं, कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए वो आसान काम नहीं है, उसके अंदर टाइम लगेगा, आपको दोबारा से सारी चीजें सेट करनी पड़ेंगी। तो इसलिए वो लिखा हुआ है कि ये इसका डिसएडवांटेज है पहला। सेकंड नंबर पे आपको कह रहा है शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर इज नॉट इजी। फ्लो चार्ट के अंदर हमने देखा था कि अगर हमने एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना है तो हम फ्लो वाइज हमें एरो बता रहा होता है कि आपने पहले यहाँ जाना है, अगर भी फिर मसला है तो आपने यहाँ पे जाना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, चलता तो ये भी स्टेप बाय स्टेप है, मगर इसके अंदर आप फ्लो को डिफाइन नहीं कर सकते कि हो सकता है फ्लो पहले कोई और वर्किंग हो जाए, फिर सेकंड कोई और वर्किंग हो, थर्ड कोई और हो सकता है समटाइम बाद में वो चीजें हों अकर हों, ठीक है। तो ये चीजें जो हमसे हैं कि आप फ्लो को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सकते एल्गोरिथम के अंदर, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद फिर आपके पास आता है यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स, यानी कि आप गो टू का जब वर्ड यूज करते हैं तो ये इसके अंदर एरर्स को आइडेंटिफाई सही तरीके के साथ नहीं करता। आप गो टू आपके पास क्या होता है, मैंने बताया लूप्स होते हैं, आपके पास रिपीटिंग स्टेप होते हैं, जब आप लूप्स यूज करते हैं तब आप ये स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो गो टू के अंदर ये मसला है कि आपने यहाँ पे स्टेटमेंट तो लिख दी, मगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि अगर बिलफर्ज एरर आ जाए तो आपको कहाँ जाना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान इश्यू कर सकता है हमारे पास। अगर प्रॉब्लम बड़ी हो तो हमें पता नहीं चल सकता कि एल्गोरिदम में अगर गोटू की सिचुएशन लगी है और गोटू के अंदर कोई मसला आ जाता है गोटू वाले स्टेप में, तो फिर आप उसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस थे फ्लो चार्ट्स के, ठीक है। और उसके बाद उसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे, इसी तरह एल्गोरिदम के कुछ डिसएडवांटेजेस थे और कुछ उसके एडवांटेजेस थे, ठीक है। हमने उनको स्टेप बाय स्टेप देख लिया। तो हमारा जो एल्गोरिदम वाला जो टॉपिक था उसको हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। और उसके हमने एग्जांपल्स भी देखी और एंड पे जाके हमने डिफरेंस देख लिया एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स में, ठीक है। आई होप आपको कोई इश्यू इसके अंदर नहीं आया होगा। अगर बिलफर्ज अगर आपको फिर भी कोई इश्यू आता है, कोई मसला आता है प्रॉब्लम के हवाले से, बुक में आपके पास एग्जांपल्स दी हैं, कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, एग्जांपल नहीं समझ आ रही, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी आपको बता दूंगा कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसकी वर्किंग कैसे होगी। क्योंकि हमारे पास जो आपका टाइम होता है वो बड़ा जरूरी होता है, तो टाइम को लेके चलना पड़ता है सारी चीजों का। सारी एग्जांपल्स कराऊंगा तो आपका एक एक लेक्चर बहुत ह्यूज हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को करवाऊँ, डिटेल में करवाऊँ। तो आपने देख लेना, अगर फिर भी आपको कोई मसला आता है आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर अब हम देखेंगे हमारे पास टेस्टिंग ऑफ डाटा किस तरह होती है। तो आज तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।